नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं पुलिस भर्ती का 21 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट का पेपर। इसके पहले हमारे 4 पेपर और डले हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पेपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें। बहुत से लोगों की डिमांड है कि सर आप मैथ और रीजनिंग की भी कराइए। तो देखिए, अभी पहले इसमें जीके, साइंस और प्लस इसमें जीएस के पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। उसके बाद मैथ और रीजनिंग होगी। स्टूडेंट क्या करते हैं, अधिकांशतः यही गलती कर देते हैं, मैथ रीजनिंग पढ़ते पढ़ते जीके में मात खा जाते हैं। आप 1 या 2 नंबर से मात खाएंगे, वो भी जीके के कारण। मैथ और रीजनिंग काफ़ी स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा। मैथ और रीजनिंग बहुत ही जल्द सॉल्व करवाने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़ी रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जब मैथ और रीजनिंग की वीडियो आए तो आपके लिए नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत ही जल्द मैथ रीजनिंग का सीरीज भी चालू करने जा रहे हैं, प्रीवियस पेपर पर आधारित। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी। दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। साथ में अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। और मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की जो ट्रिक से वीडियो है, वो भी यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से है, आप कभी नहीं भूलेंगे। और हमारी वर्ग की ट्रिक की वीडियो भी आ चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न जो है हमारा कि इनमें से विषम को चुनना है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से विषम क्या है। तो दिख रहा होगा आपको, घन जो क्या है 3D आकृति है, त्रिकोण क्या है 2D है, वर्ग क्या है 2D है और ये 2D है। केवल इसमें से जो घन है वो केवल 3D है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, घन। घन जो है इसमें से विषम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था। तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है 1973 और 74 में जो है बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था। अब आपको ये बताना है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जो है अभी आपने देखा होगा 2018 में बाघ रिपोर्ट आई थी। 2018 में बाघ रिपोर्ट आई थी, तो उसमें भारत में कुल कितने बाघ थे आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो बाघ जो थे 2967 बाघ जो थे भारत में हो चुके थे। और इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टेट रहा था, तो फर्स्ट नंबर पे रहा था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी थी, 526। जो मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे रहा था, इसमें बाघों की संख्या कितनी थी मध्य प्रदेश में, 526। तो ये डाटा आपको याद रखना है। इसके साथ वर्तमान में भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं, तो आपको याद रखना है इससे 50 जो है टोटल बाघ अभ्यारण्य हैं। ये क्वेश्चन से आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, पहली बार जो है बाघ की गणना कब की गई थी, तो सन 2006 में जो है बाघ की गणना करी गई थी, और ये करी गई 2018 में। तो ये कौन सी में थी, ये चौथी बाघ गणना थी, जिसमें कितनी संख्या थी भारत में कुल 2967, और उसमें एमपी में 526। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य था, कर्नाटक। इतना आपको याद रखना है। और 50वां जो बनाया गया है बाघ अभ्यारण्य, सबसे लेटेस्ट कौन सा बनाया गया है, कामलांग बाघ अभ्यारण्य जो है, कामलांग बाघ अभ्यारण्य कहाँ का है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। ये 50वां है, कामलांग बाघ अभ्यारण्य कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। इतना आपको याद रखना है। इसके साथ कभी कभी बाघ का क्या पूछ लेते हैं, वैज्ञानिक नाम। तो क्या है इसका नाम, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइगरिस। पैंथेरा टाइगरिस, ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। ऐसा जब आप पढ़ेंगे तब आपका एग्जाम में सफलता होगी। केवल क्वेश्चन आंसर यदि आप रीड कर लेंगे तो फिर आपको सफलता जल्दी नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं वीडियो को ध्यान से देखें, आराम से देखें, दोस्तों को शेयर भी कर दें वीडियो यदि अच्छी आपको लग रही है तो। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारत जो है एक गणराज्य बना था। तो किस वर्ष बना था भारत गणराज्य, तो 1950 में जो है भारत एक गणराज्य बना था। आपको पता होगा कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रविष्टि तटरक्षक अधिकारी कौन हैं। तो प्रथम पूछे हैं इन्होंने, प्रथम कौन थे, तो प्रथम कौन थे, राजेंद्र सिंह। इसका सही उत्तर है राजेंद्र सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, मेघालय का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो जब एग्ज़ाम हुआ था उस वक्त जिसका सही आंसर था वो था बनवारी लाल पुरोहित। लेकिन आपको क्या बताना है, वर्तमान में कौन है? इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मेघालय का वर्तमान राज्यपाल कौन है। आप लोग कोई भी कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं इस पर। यदि आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर इस सीरीज को बंद करना पड़ेगा। तो आप लोग ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करें। तो इसका आपको उत्तर बताना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बताना है इसका कि वर्तमान में कौन है मेघालय के राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना कि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो जब नौसेना के प्रमुख कौन हैं, तो जब एग्ज़ाम हुआ था तब इसका सही उत्तर था एडमिरल सुनील लांबा। लेकिन आपको बताना है वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं तीनों सेनाओं की। सर्वप्रथम देखेंगे नौसेना की। नौसेना, तो नौसेना के प्रमुख कौन है? करमवीर सिंह। करमवीर सिंह नौसेना के जो है प्रमुख हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं वायुसेना, एयर मार्शल। एयर जो मार्शल है उसके अध्यक्ष कौन है? वायुसेना अध्यक्ष तो राकेश सिंह भदौरिया। राकेश सिंह भदौरिया अध्यक्ष हैं। नेवी के कौन है? करमवीर सिंह। एयर के कौन है? राकेश सिंह भदौरिया। और सबसे लास्ट में बचते हैं कौन? थल सेना अध्यक्ष। थल सेना, थल सेना कौन है? मनोज मुकुंद नरावने। मनोज मुकुंद नरवणे। तो इस क्वेश्चन से आपको तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के नाम याद रखना है। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग द्वारा अधिकृत है। तो किसके द्वारा अधिकृत है 3/4 भाग? सभी को मालूम है कि पृथ्वी का जो है, पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है। ये तो गोल नहीं बना है। तो इसका जो 3/4 भाग है, इतना भाग किसके द्वारा कृत है? जल के द्वारा। इसमें क्या भरा हुआ है? पूरे में वाटर। पूरे में वाटर। इतना 3/4 भाग इसका क्या है? पानी से घिरा हुआ है। केवल एक भाग पर हम इसमें रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो किस चीज़ में प्रदान किया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो ये साहित्य में किया जाता है। इसके पहली वाली वीडियो में हम इस पर पूरा डिस्कस कर चुके हैं फुल डिटेल के साथ। कब स्थापना हुई थी, किसको मिला था, 18 में, 19 में प्रथम बार, और किस सन में। आपने नहीं देखा है तो पहली वाली हमारी मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की अधिकार की प्रत्याभूति करता है? तो कौन सा करता है? तो अनुच्छेद जो है 19 जो है इसका सही आंसर है, जो हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है और हमारे अभिव्यक्ति की अधिकार की प्रत्याभूति करता है, या उसकी बोले तो रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 19। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है अपना कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ है? तो मुख्य जो खंडपीठ है कहाँ है? सभी को पता है मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है वो कहाँ है? जबलपुर में। लेकिन इसकी 2 खंडपीठ भी हैं। तो कहाँ है खंडपीठ इसकी? एक है इंदौर में और एक है ग्वालियर में। 2 खंडपीठ हैं इसकी हैं। तीसरी प्रस्तावित अभी अभी कहाँ है अपनी जो प्रस्तावित है वो कहाँ है? भोपाल में। भोपाल में प्रस्तावित है अभी। 2 अपनी यहाँ पर हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके अभी बताना है कि भोपाल जो हाई कोर्ट की स्थापना किस सन में की गई थी। आपको ईयर बताना है कि किस ईयर में करी गई थी इसकी स्थापना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें दिया है पगारा बांध किस जगह में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मोरैना। पगारा बांध जो है कहाँ स्थित है? मोरैना में। इस क्वेश्चन से आप लोग बहुत कन्फ्यूज हो सकते हैं। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसी नाम के 2 बांध हैं और अलग अलग हैं, केवल मात्रा का डिफरेंस है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको लिख के बता रहा हूँ। जो पगारा बांध है, पगारा, पगारा, ये कहाँ है? ये अपना है मोरैना में, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके अलावा एक डैम और है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पगरा। पगरा, पगरा। इसमें आ की मात्रा लगी है, इसमें नहीं लगी है। तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये सागर में है। ये सागर के पास, सागर जिले में स्थित है, बंडा तहसील से
10-20 किलोमीटर की दूरी पर ये पगरा डैम बना हुआ है। पगरा पगरा जो है सागर जिले में है और पगारा वो मुरैना में है। ये याद आपको इसे रखना है क्वेश्चन से, वरना आप जल्दबाजी में मुरैना ही लगा दें। मान लो आप पगरा पूछा और आप लगा दें मुरैना, या फिर आपसे पूछा पगारा और आप लगा दें सागर। तो ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं अगली बारी पर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा दी जाती है? तो किसके द्वारा दी जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। केंद्र सरकार के जो मंत्री रहते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री जरूर उनको डिपार्टमेंट बांटता, लेकिन इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले पर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका उत्तर है मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। और भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके पहले वाले सेट में हमने एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट डिस्कस किया था कि 2017 में एसबीआई में कितने बैंकों का मर्ज हुए थे? एसबीआई में तो 5 बैंक हुए थे। पांचों बैंकों के हमने नाम भी डिस्कस करे थे। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो के लिए जो भी प्रश्न आ रहे हैं पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, उसी का आगे वाला पार्ट, अगले पार्ट जो एग्जाम हुई थी अगली सेप्टेम्बर में, उनमें पूछा गया है। तो ऐसा ही इस बार होने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें, पूरा डिटेल डिस्कस कर रहे हैं अपन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है अपना, NH47A जो कुंडनूर से प्रारंभ होता है, भारत में सबसे छोटा राजमार्ग है। इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो आपको बतानी इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 6 किलोमीटर। जो इसकी लंबाई कितनी है? 6 किलोमीटर। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 47A। ठीक, बढ़ते हैं अगले वाले पर। प्रश्न है कि 2015 में जो है निम्न में कौन से वर्ष 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका तो उत्तर है 2015 में रघुवीर चौधरी। लेकिन हमारे लिए वर्तमान का याद रखना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है पहला किसको मिला था? सर्वप्रथम 1965 में मिला था जी शंकर कुरूप के लिए। किसके लिए? जी शंकर कुरूप के लिए मिला था। जी शंकर कुरूप के लिए सबसे फर्स्ट जो है इनको मिला था। और अभी जो सबसे लेटेस्ट है 2019 में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो 2019 में दिया गया था। किसको बताइए? अक्कितम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नाम देख लेगा। अक्कितम अच्युतन नंबूदरी। क्या नाम है का? अक्कितम अच्युतन नंबूदरी। ये मलयालम के कवि हैं, इनके लिए मिला है 2019 का। ये क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास। इसके वाली पहली 2 शिफ्टों में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। सेम नहीं था, इसमें तीसरे पूछे हैं, उसमें शायद 9 में पूछे गए थे, और एक शिफ्ट में चौथे गुरु पूछे गए थे। तो देखिए वही शिफ्ट में सेम टाइप का क्वेश्चन, और बस नंबरिंग पूछ लिया होंगे गुरु की सिखों के। देखिए कितना रिपीटेशन हुआ आपमें, देख सकते हैं आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो सभी को पता होगा उदयगिरी की गुफाएं हैं विदिशा में स्थित हैं। और उज्जैन में क्या है? महाकालेश्वर का मंदिर। मांडू क्या है? सिटी ऑफ जॉय। खजुराहो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इसको यूनेस्को में कब किया गया था सम्मिलित? खजुराहो के लिए। तो अब आपको ये बताना है कमेंट करके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1951 में है जो भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा मजदूर दिवस के नाम से भी जानते हैं इसको। 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो है भारत के राष्ट्रपति को अब किसके द्वारा चुना जाता है? तो उसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। मालूम है आप लोगों को, पता होगा। दोनों के सदस्यों द्वारा मिलकर उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। और उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। पदेन सभापति भी होता है उपराष्ट्रपति। लेकिन इसको इसमें वोट डालने का अधिकार नहीं रहता है, लेकिन ये निर्णायक मत इसमें दे सकता है।
जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है वो कौन से हैं? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा जो गुजरती है बिल्कुल सेंटर से, मध्य प्रदेश के एमपी से गुजरती है, लगभग 14 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश की। तो इसमें से कौन नहीं है? तो इसमें से जो है इंदौर और बालाघाट नहीं है। सायपुर राजगढ़ से गुजरती है, भोपाल से, जबलपुर से, रतलाम, उज्जैन, यहाँ दमोह, सागर, है ना, यहाँ से वो गुजरती है, कटनी, उमरिया, पूरा यहाँ से पश्चिम से लेके पूरी यहाँ पूर्व तक 14 जिलों से वो गुजरती है, जिसमें से इंदौर और बालाघाट नहीं आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हिंदी का आया है, 31वां प्रश्न जो है, एक विषम बताना कि इनमें चारों में से विषम क्या है। तो आपको पता होगा घोड़ा जो है कहाँ रहता है, इनके निवास स्थान से, घोड़ा अस्तबल में रहता है। भेड़ जो है पेन में रहती है। पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसला। कुत्ता जो है मांद में नहीं रहता। मांद में कौन रहता है? शेर। तो मांद में क्या रहता है? शेर रहता है। बाकी 3 ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन जो है गलत है, कुत्ता मांद में नहीं रहता है। कुत्ता आपने देखा हुआ कहाँ रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है कि मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो कौन सी हैं वो जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम ऐसी धातु हैं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता होगा। जब देखा होगा जब आप 11-12 में थे तो देखा होगा आपने कि सोडियम को मिट्टी के तेल में ऐसा पनीर जैसा रखा रहता था, तो उसको आप बिल्कुल सॉफ्ट रहता था, उसको आप चाकू से काटे तो बीच में से ही कट हो जाता था। तो ये चाकू से काट सकते हैं सोडियम और पोटेशियम के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है, निम्न में कौन सी ऊर्जा का स्रोत नवीनीकरणीय नहीं है? रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या नहीं है इसमें से? न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर, पवन चक्की है, सौर सेल है और ज्वारीय शक्ति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है, एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है या उसको पानी में रखते हैं, तो कौन सा तत्व है? पता होगा आप लोगों को, फास्फोरस। ये क्या करता है? वायु में ज्वलनशील हो जाता है, इसलिए इसको क्या में रखते हैं? पानी के भरे पात्र में रखते हैं फास्फोरस के लिए। वरना जैसे ही इसमें आपको बाहर निकालेंगे तो ये नमी बाकी बाहर की हवा के साथ क्या करने लगता है? रिएक्शन करने लगता है। इसी कारण सोडियम को भी देखा होगा आपने, सोडियम क्या में रखते हैं? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, जिसको अपन कैरोसिन का तेल भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है कि परागकोश से फूलों के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परागण। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। देखा होगा आपने, जो परागण होता है, फूलों की क्रिया होती है तभी उसमें फूल बनता, मधुमक्खी वगैरह बैठती है उसके, तो ये इसलिए पराग जो उसका रस चूसती हैं, है ना। प्रश्न है अपना, वह तारामंडल निम्न है जिसका नाम हंटर है, तो कौन सा है वो? तो इसका सही उत्तर है ओराइन, जिसका नाम क्या है? हंटर है। इसको ओराइन भी बोलते हैं और हंटर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गंभीर रोगों की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो बताना ही 4 ऑप्शन जो आपको दिए हैं इनमें से कौन सा नहीं है। तो कुछ समय के लिए कार्य क्षमता प्रभावित बिल्कुल करते हैं। उपचार के बाद रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता बिल्कुल। और दीर्घकालिक रोग होते हैं तो ये गलत। ये इसका अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है। इसमें वजन की हानि नहीं होती है, तो इसमें वजन की हानि हो जाती है रोग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अपना थर्ड, कि ये दीर्घकालिक रोग होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है, यह शाखा अस्थि के सिरों को ढकता है और जोड़ के घर्षण कम करता है, यह किससे ढका रहता है? तो सभी को पता होगा उपास्थि। क्या रहता है? ये अस्थि जो है उपास्थि से ढका रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गाय का बछड़ा क्या कहलाता है? आपको खाली स्थान में भरना है। तो गाय का बछड़ा क्या कहलाता है? काफ कहलाता है, काफ। बिल्ली का जो बच्चा है वो किटे। बच्चा जो ह्यूमन का बेबी रहता है वो कहलाता है बेबी। पिल्ला गाय का, कुत्ते कुतिया का जो बच्चा रहता है उसको क्या कहते हैं? पपी, पपी है ना, पिल्ला। इसलिए गाय का बच्चा जो है उसको क्या कहते हैं? काफ। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, लवण जलन के माध्यम से विद्युत धारा की प्रवाह के कारण यह होता है। तो किसके कारण होता है? लवण जलन में माध्यम में विद्युत धारा प्रवाह। कोई लवड़ी बेलन उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, किसके कारण? रसायन प्रभाव के कारण होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, पौधों में जो लचीलापन होता है किसके कारण होता है? पौधों में जो है लचीलापन किसके कारण होता है? तो ये होता है सिलोसुतों के कारण। दृढ़ के कारण क्या होता है? पौधे जो हैं उसको सहारा प्रदान करते हैं, वो पौधा खड़ा रहता है, जिसके सहारे पौधा खड़ा रहता है तो वो क्या कहलाता है? दृढ़।
और लचीलापन जो मिलता है तो शल्य सूतक के कारण पौधों को लचीलापन मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है, फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है, इस प्रकार के अभ्यास का पर्यावरण प्रभाव नेतृत्व करेंगे। तो क्या होगा इसमें, आप वनों का फसलों की खेती लिए आप क्या कर रहे हैं, वनों का सफाया करते जा रहे हैं, तो क्या होगा भाई, मृदा अपरदन होगी कि नहीं होगी, मृदा प्रशोधन थोड़ी होगी, ना मृदा की उर्वरता होगी, मृदा जोताई, तो क्या प्रबंध नेतृत्व करेंगे, तो मृदा अपरदन इसका नेतृत्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से इसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, क्लोरोफ्लोरो यौगिक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है इसके कारण सभी को मालूम होगा। पहली बार जो है अंटार्कटिका में छिद्र देखा गया था ओजोन के कारण, लेकिन अभी जो लॉकडाउन लगा है उसमें ये छिद्र काफ़ी हद तक भर गया है, तो ये सकारात्मक खबर है अपने लिए। अभी लॉकडाउन लगा है तो सब पूरा देश लगभग बंद सा रहा था, तो उसके कारण ओजोन जो होल है वो बहुत कम हो गया था, तो ये सकारात्मक एक न्यूज़ है हमारे पर्यावरण के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपको इसमें से बताना है, सेलुसूतक है, हेमिसेलुलोज है, द्रोणूतक है, तो इसमें से कौन सा मिलेगा, तो इसका सही उत्तर है लिग्निन। द्रोणूतक क्या होता है, एक मृत जो भी कोशिका होती है और जिसकी क्या बनी रहती है, कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है, तो ये सेलुसूतक की भित्ति क्या की होती है, हेमिसेलुलोज की, और द्रोणूतक की क्या होती है, लिग्निन की कोशिका भित्ति होती है। ये दोनों किनारों पर क्या होती है, सक्रिय होती है भाई, ऐसी ऐसी कोशिका भित्ति, तो ये किसकी बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है, कोशिका भित्ति इसकी जो है लिग्निन की बनी होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, एक बटन मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग क्या होता है। तो आपने देखा होगा क्या होता है, छत्र, देखा होगा अपने बरसात के मौसम में कि ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा पानी में गोबर वगैरह में जाना हो जाता है, ऐसे ऐसे बहुत सारी, तो क्या हो जाता है, छत्र हो जाता है। ये क्या कहलाता है आपका, ये चीज़ क्या कहलाती है आपकी, ये चीज़ क्या कहलाती है, छत्र कहलाती है, ये गोलाकार। बढ़ते हैं अगले वाले पर। अगला और आखिरी प्रश्न है ये, तो क्या है, ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है, कैसा दिखाई देगा आपको भाई, ऊपर से जब देखोगे आप तालाब में, भाई यहाँ तालाब है, आप ऊपर से यहाँ से देखोगे पानी, तो आपको कैसा दिखाई देगा भाई, कम गहरा दिखाई देगा आपके लिए, और आप उसमें कूद जाओगे, फिर पता पड़ेगा आपके लिए भैया ये तो पानी बहुत गहरा था। तो इसलिए कभी भी ऊपर से देखें तो ऊपर से देखें, उसमें छलांग ना लगाएं, क्योंकि आपको पानी क्या दिखाई देगा, कम गहरा दिखाई देगा। मछलियाँ भी उसमें देखा, जो मछलियाँ तैरती हैं वो भी आपको ऐसा लगेगा ऊपर है, और आप पकड़ने का प्रयास करेंगे तो वो पकड़ में आपको नहीं आएंगी। मछुआरे वो यही करते हैं, तो पकड़ते हैं तो उनको पकड़ में नहीं आती। ये पानी के जो है प्रकृति के कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये सेट ख़त्म हुआ। आपको वीडियो कैसे लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों को शेयर भी कर दें, और अभी तक आपने फ्री नोट्स और पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कर लें। बहुत ही जल्द इसका हम मैथ और रीजनिंग का भी पार्ट लाने वाले हैं, वो भी बहुत ही ईजी वे में ट्रिक के माध्यम से बताएंगे आपको, जितना ईजी भी हो सकेगा आप लेके। जो क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं मर्द पुरुष भर्ती की, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहें। दें अलविदा, धन्यवाद।